हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बच्चों, जो अब तक हमने कर लिया है वो कर लिया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी कर ली है। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, अगर हम याद करें जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट यानी चार्ज कहाँ पे, रेस्ट पे है। और हमें जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी सारी की सारी स्टडी करनी है। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज रेस्ट पे हो तो क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट एक सेकेंड। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फिर मैंने उसी दौरान बताया था चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में होता है तो दो चीजें प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, दो चीजें प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर पॉइंट। चार्ज रेस्ट पे, चार्ज मोशन। हमारी फर्स्ट यूनिट में चार्ज रेस्ट पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। हमारी सेकंड यूनिट में चार्ज मोशन में आता है, करंट बनाता है। और थर्ड यूनिट में क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पढ़ चुके, अब किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ चुके। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जिक्र होता है, साथ में हमें किसके बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, यानी मैग्नेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट में हम मैग्नेट के बारे में यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैंने जब फर्स्ट यूनिट पढ़ाना स्टार्ट किया था तो जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने जिक्र किया था कि जो करंट है, करंट से क्या बनती है, मैग्नेट, और मैग्नेट से क्या बनता है, करंट। तो आज हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस यूनिट में हम करंट से मैग्नेटिक पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ओस्टर्ड 1837 के अंदर, 1837 यानी कि 1837 के अंदर एक ओस्टर्ड नाम का साइंटिस्ट आया। उसने क्या देखा, जब चार्ज मोशन में होता है तो करंट प्रोड्यूस करता है, और करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर यानी कि एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसके अराउंड क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, उसने क्या कुछ किया, देखिए ये कोई जैसे कोई कनेक्टर है, कोई कनेक्टर है, यहाँ पे एक बैटरी है, ये कोई कनेक्टर है, ठीक है। और देखिए बच्चों, कनेक्टर ये थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है वो डिनोट कर रखी है, सीधी सी बात ये है। यहाँ पे ये बैटरी होगी, ठीक हो गया, ठीक है। तो जैसे इसमें से करंट फ्लो करेगा, जैसे इसमें से करंट फ्लो किया, बैटरी में से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। करंट क्या होगा, सर्कुलेट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो हमने क्या, उसने क्या देखा, इस करंट कैरिंग वायर के पास वो एक कंपास लेके आया, करंट कैरिंग वायर के पास एक कंपास लेके आता है, कंपास दिशा दिखाने वाला, जिस जो होता है हिंदी में कंपास। उसने क्या देखा कि जैसे वो उसके पास लेके आया, जो कंपास था वो डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर गया। डिफ्लेक्शन मतलब कि घूमना स्टार्ट कर गया, ऐसे डिफ्लेक्शन। और कंपास में डिफ्लेक्शन कब आती है, अगर आपको अच्छे से पता हो, कंपास के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, नॉलेज हो, तो कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन तभी आती है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, वो किसी फील्ड में आता है, किसी मैग्नेट के फील्ड में आता है। क्योंकि कंपास क्या दिखाता है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन किसके बिहाफ पे दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड के बिहाफ पे। तो ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आता है, जो डिफ्लेक्शन आई वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब यहाँ पे कहाँ कोई मैग्नेट रख रखी थी। अब मैग्नेटिक फील्ड हमने 10th क्लास में, मैंने प्लस फर्स्ट यूनिट में स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं 10th क्लास तक। 10th क्लास तक हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक मैग्नेट है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमने वहाँ पे ये भी पढ़ रखा कि करंट कैरिंग वायर है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। हम ये पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा 10th से 12th तक थोड़ा सा हम भूल चुके होते हैं। फिर से मैं याद दिलवा रहा हूँ
फिर से समझ लीजिए, एक करंट कैरिंग वायर है, उसके पास क्या है, एक कंपास रखा है। वो कंपास क्या दिखा रहा है, डिफ्लेक्शन। और कंपास डिफ्लेक्शन कब दिखाता है, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। तो इसका मतलब क्या है, एक करंट कैरिंग वायर किस चीज का काम कर रही है, मैग्नेट का। किसका, मैग्नेट का। और उसमें से क्या प्रोड्यूस हो, मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में क्या आ गया, कंपास। और कंपास ने क्या दिखाई, डिफ्लेक्शन। ओस्टर्ड ने सोचा क्या पता वैसे ही भैया डिफ्लेक्शन दिखा क्या हो, क्या पता। तो उसने क्या किया, पहले हम लिख लेते हैं, यानी कि जब करंट जीरो नहीं है, यानी कि वायर में कुछ ना कुछ करंट है, तब हमने क्या देखा, डिफ्लेक्शन जीरो नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आई, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आई। ठीक हो गया। उसने क्या किया, बैटरी को उल्टा कर दिया, बैटरी को उल्टा कर दिया, ये चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि जो डिफ्लेक्शन है वो करंट की वजह से ही आ रही है, करंट की वजह से ही आ रही है। जैसे ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पे तो करंट प्रोड्यूस हुआ और नेचुरली कंपास को भाई कुछ भी प्रॉब्लम होगी, भाई उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ हुआ और वो ऑटोमेटिक डिफ्लेक्शन दिखा दिया। उसको लगा कि ये चेक कर लेते हैं, बिल्कुल कंफर्म कर लेते हैं कि इसी करंट कैरिंग वायर की वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन आई। ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये मैग्नेट बनी, उसने इसको चेक करने के लिए क्या किया, करंट को उल्टा कर दिया, करंट को उल्टा कर दिया। सीधी सी बात ये है, करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि बैटरी उल्टी होगी। जो पहले इसमें क्लॉकवाइज थी, अब किस तरफ हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। उसने क्या देखा, फिर से डिफ्लेक्शन आई, फिर से डिफ्लेक्शन आई। अब किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। किसमें आई, रिवर्स डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज में डिफ्लेक्शन अगर इस तरफ थी तो एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा, उल्टी डिफ्लेक्शन आ गई। फिर मेरे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, ओके। उसने सोचा क्या पता, अभी भी उसको कंफ्यूजन थी, उसने क्या किया, एक बार ये देख लेते हैं। उसको ये था कि भाई क्या करंट की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर एक काम करते हैं, बैटरी लगाएंगे ना, बैटरी को ही हटा दे, बैटरी को ही हटा दे, मतलब करंट जीरो। उसने क्या किया, करंट जीरो कर दिया। उसने देखा डिफ्लेक्शन भी जीरो हो चुकी है, डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं थी, डिफ्लेक्शन खत्म। यानी जो निडल थी वो एक जगह पे रुकी, ना वो इस तरफ जा रही ना वो इस तरफ जा रही। उसने फिर से करंट यानी कि बैटरी लगाई, फिर से करंट प्रोड्यूस हुआ, बैटरी कंपास ने फिर से डिफ्लेक्शन दिखाई। उसने फिर रिवर्स डायरेक्शन में लगाया, फिर से उसने डिफ्लेक्शन दिखाई। उसने क्या किया, बैटरी थोड़ी सी और ज्यादा पावर पे लगा दी, मतलब उसने करंट बढ़ा दिया। साफ सी बात क्या है, करंट बढ़ा दिया। जैसे ही करंट बढ़ा, उसने देखा डिफ्लेक्शन और ज्यादा बढ़ गई। करंट जैसे ही बढ़ा, डिफ्लेक्शन और ज्यादा बढ़ गई। जैसे डिफ्लेक्शन बढ़ी, उसको ये हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है, जो जो काम हम करंट के साथ कर रहे हैं, जो जो काम हम करंट के साथ कर रहे हैं, वो काम यहाँ पे कंपास की निडल के ऊपर हो रहा है। मतलब एक जो काम करंट के ऊपर हुआ, वही काम निडल के ऊपर भी हो रहा है। हमने करंट प्रोड्यूस किया तो डिफ्लेक्शन है, करंट प्रोड्यूस नहीं तो डिफ्लेक्शन भी नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक करंट कैरिंग वायर किस चीज का काम कर रही है, करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, और उस मैग्नेट के चारों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और जिसकी वजह से जो कंपास है उस मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड में आने के बाद साफ सी बात है वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि कंपास तभी डिफ्लेक्शन दिखाता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, वरना दिखाता ही नहीं। ये हम देख भी चुके हैं। तो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट 1837 के अंदर ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था कि भाई एक करंट कैरिंग वायर कैसे मैग्नेटिक तरह बिहेव करती है। ठीक है बच्चों, जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले है बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या बच्चों, एक करंट कैरिंग वायर है। देखिए, जो अगर अब तक इसका क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, अब तक इसका सारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो काम हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कर चुके, वही काम हमको थर्ड यूनिट यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी करना है, हमने वहां पे कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, हमको यहाँ पे भी कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है, लेकिन कुछ नए तरीके से, थोड़े नए अंदाज में, अलग तरीके का होगा, वो भी कूलम्ब्स लॉ की तरह ही। हम ये नहीं बोल सकते बिल्कुल कूलम्ब्स लॉ का कॉपी हो जाएगा ना, थोड़ा सा अलग। हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है।
हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। हमने वहां पे गॉस लॉ किया था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म में गॉस लॉ किया था। हम यहाँ पे भी गॉस लॉ करेंगे लेकिन थोड़ा सा नए तरीके से। यानी कि जो जो काम हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करके आ चुके हैं वही काम हमको मैग्नेटिक फील्ड में भी करना है, वही काम हमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी करना है। वो सारे टर्म्स यहाँ पे आएंगे लेकिन थोड़ा सा नए तरीके से, नए फॉर्मूले के अंदर। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक बात और होगी कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए कोई सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए सोर्स कौन सा था? एक चार्ज, जो किस पे था? रेस्ट पे। चार्ज रेस्ट पे क्या प्रोड्यूस कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जब रेस्ट पे होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। जब चार्ज मोशन में आया, किसमें आया? मोशन में आया। दो फील्ड मैं अभी भी बता चुका हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझनी चाहिए। जब चार्ज मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स बना, कौन बना? एक चार्ज, मूविंग चार्ज। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, दो चीजें हम यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे दो सोर्स हैं, हमारे पास यहाँ पे दो सोर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। एक तो मूविंग चार्ज, एक तो मूविंग चार्ज। वही चार्ज जब वायर में से फ्लो करते हैं, जब चार्ज वायर में से फ्लो करते हैं करंट बनाता है, यानी कि करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के यहाँ पे इस यूनिट में हम किस किस का सहारा लेने वाले हैं, किसके ऊपर बातें करने वाले हैं? मूविंग चार्ज प्लस एंड करंट कैरिंग वायर। एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो करता है ये साथ में, एंड करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो मेरे को यहाँ पे सारी बातें क्यों बतानी पड़ी? क्योंकि जो बायट-सावर्त लॉ है, जो बायट-सावर्त लॉ है, लाइक एज किसकी तरह है? कूलम्ब्स लॉ की तरह। मैंने बोला कि जो काम हम फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के साथ कर चुके हैं, वही काम हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी करना है। तो कुछ एक नए तरीके से। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये है, कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या किया था? कूलम्ब्स लॉ में किया था, ये कोई चार्ज है, ये कोई टेस्ट चार्ज है, ये कोई चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, इनके बीच में फोर्स निकाली थी, इनके बीच में फोर्स निकाली थी। क्लियर पॉइंट बच्चों? हम यहाँ पे फोर्स के बारे में भी पता करेंगे। तो सबसे पहले बायट-सावर्त लॉ, हम यहाँ पे क्या पता करने वाले हैं? मैग्नेटिक, एक करंट कैरिंग वायर, इसके अंदर क्या करेंगे? कोई करंट कैरिंग वायर है, कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। इस करंट कैरिंग वायर से किसी r डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ऐसे हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी निकाला है। जो हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं वो किसे करते हैं? B से। किसे करते हैं? B से। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि वेक्टर B से। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से, मैग्नेटिक फील्ड को B से। यानी कि हमें यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा हम ये फाइंड आउट करेंगे। हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, इस चार्ज से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज से इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? Q डिवाइड बाय 4πr। ऐसे ही हमने इस करंट कैरिंग वायर के लिए, साफ सी बात ये है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कौन करेगा? उसका सोर्स, और यहाँ पे सोर्स क्या है? करंट कैरिंग वायर। इस करंट कैरिंग वायर से r डिस्टेंस दूर किसी P पॉइंट कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। क्लियर पॉइंट? मान लिया इस वायर में से करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। ओके, तो हमने क्या किया बच्चों? एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया। ये कोई स्मॉल करंट एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट, यानी कि इस वायर के बहुत सारे टुकड़े किए, उस छोटे से टुकड़े में से भी करंट फ्लो करेगा, I ही तो करेगा। उस छोटे से टुकड़े में से कितना करंट फ्लो करेगा? I ही तो करेगा। और इसकी पूरे की लेंथ कितनी है? L। पूरे की लेंथ L, तो स्मॉल टुकड़े की कितनी हो जाएगी? dl। स्मॉल टुकड़े की dl। तो ये स्मॉल टुकड़ा क्या बन गया? आइडियल। क्या बन गया? आइडियल। ओके, यानी कि अगर हम क्या करें, इस स्मॉल छोटे से टुकड़े आइडियल की वजह से P पॉइंट के ऊपर जो कि r डिस्टेंस दूर है, वहां पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, पूरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन हम पूरे की वजह से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हमें छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा।
तो जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, डीबी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, तो स्मॉल डीबी। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल। बात तो सही है। करंट एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, आइडियल फॉर करंट एलिमेंट। गौर से सुन लो, इसको बार बार थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ और समझो बात को। ये क्या बच्चों, करंट एलिमेंट, आइडियल फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट। स्मॉल करंट एलिमेंट पे जितना करंट एलिमेंट बड़ा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जितना करंट एलिमेंट छोटा उतना मैग्नेटिक फील्ड छोटा कम। बात साफ सी है, सिंपल। एंड डीबी इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। एंड थर्ड पॉइंट, dB is inversely proportional to r square। dB is inversely proportional to r square। r square मतलब जितने डिस्टेंस ज्यादा, ये तो कॉमन सेंस है, जितनी डिस्टेंस ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम, जितना डिस्टेंस कम उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। यानी कि dB is proportional to ideal sin theta divided by r का square। ideal sin theta by r का square। ओके, आगे हमने कांस्टेंट लगा दिया, dB is equal to mu naught divided by 4 pi। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, mu naught by 4 pi आइडियल sin थीटा by r square। आइडियल sin, तो mu naught आइडियल sin थीटा divided by 4 pi r का स्क्वायर, वेयर mu naught divided by 4 pi ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट। क्या ये कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट आइडियल sin थीटा by r स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, आपकी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r के ऊपर, r डिस्टेंस। इस करंट कैरिंग वायर से P पॉइंट पे जो r डिस्टेंस दूर है इतना मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको क्या चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जो कि हम निकालेंगे, अभी 3 एप्लीकेशन करेंगे इसकी। तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, जो कि हम करेंगे। प्लेट पॉइंट बच्चों। अच्छा, अगर आप इसको समझना चाहो लाइक एज ये कूलम्स लॉ की तरह ही है। आई थिंक आपको बच्चों ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी आपको पता ही, आप मुझसे बाद में पूछ भी सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड, कैमरा अच्छे से काम कर रहा है। dB is equal to mu naught I dl sin theta 4 by r। क्लियर पॉइंट। अगर हम यहीं पे E की वैल्यू लें, D की वैल्यू लिखना चाहें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, अरे स्मॉल, इसको कंपेयर करने के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे चार्ज भी कितना हो जाएगा, स्मॉल ही तो हो जाएगा, 4 pi epsilon r। अगर हम कंपेयर करें, क्या ये जैसे मैंने बोला था कूलम्स लॉ, हमने कूलम्स लॉ का यूज करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, हमने कूलम्स लॉ का यूज करके ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 pi epsilon डिवाइड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। ओके, तो ये dB ये d कंपेयर करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कांस्टेंट, mu naught by 4 pi, और जो mu naught by 4 pi की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -7 कितनी होती है बच्चों, 10 की पावर -7। भी mu naught के बारे में बताएंगे, mu naught by 4 pi 10 की पावर -7, जैसे 1 by, और यहाँ पे 1 by 4 pi epsilon 10 की पावर 9, यानी कि एक कांस्टेंट यहाँ पे है, एक कांस्टेंट वहाँ पे। ये तो भी सिमिलरिटी, समानता, जो समान बातें कूलम्स लॉ के साथ ये मैच कैसे करता है। देखिए आइडियल क्या बच्चों, यहाँ पे एक तो कांस्टेंट वाली बात mu naught by 4 pi 1 by 4 pi epsilon naught, ये तो एक कॉमन बात है। दूसरी, यहाँ पे जो सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या है, वो है एक स्मॉल करंट एलिमेंट, यानी कि करंट कैरिंग वायर। यहाँ पे क्या है, करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, एक चार्ज जो कि रेस्ट पे है, या आप डिससिमिलरिटी बोल सकते हो, लेकिन जो जिस जगह पे होना चाहिए उस जगह पे, यानी कि यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए दोनों एक प्रकार से कॉमन बातें। अच्छा ठीक है, dB is inversely to r का स्क्वायर, dB is inversely to r का स्क्वायर, d inversely to r स्क्वायर, ये भी क्या होगी, सिमिलरिटी।
लेकिन जो डिसिमिलरिटी है वो क्या है, ध्यान से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा पे डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि इसके फॉर्मूले में नहीं है, आप देख सकते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा पे डिपेंड करता है। डिसिमिलरिटी तो ये होगी, थीटा पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, ये करंट एलिमेंट पे डिपेंड करता है, ये स्टैटिक चार्ज पे, रेस्ट पे जो चार्ज उस पर डिपेंड करता है। बस जो जिस जगह पे है वो उस जगह पे है, बस इतनी बात है। ये चार्ज सोर्स चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हो गया। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आई होगी कि भाई हमने एक प्रकार से कूलम्ब्स लॉ ही किया है, कूलम्ब्स लॉ की कॉपी ही की है, परछाई ही की है उसकी। जैसे हमने फिर हमने क्या किया था, फिर हमने कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म देखा था, ऐसे ही यहाँ पे इसकी वेक्टर फॉर्म भी बन जाएगी, यानी कि डी कैसे म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय 4 पाई आर cos। क्या कर दिया बच्चों, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, तो म्यू नॉट आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब। ये क्या बन गया बच्चों, डी एल आर साइन थीटा यानी कि ए बी साइन थीटा, यानी कि ए क्रॉस बी, यानी कि म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब। इसमें आ गया ये वेक्टर फॉर्म में, किसका गया बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म है, इट्स अ वेक्टर फॉर्म। डीएल क्रॉस आर म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाय 4 पाई आर का क्यूब। आई थिंक बच्चों आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। क्लियर पॉइंट, बायर चार्ज लॉ, ये सारा इंट्रोडक्शन है एक प्रकार से सर। आगे समझिए, अगर थीटा 0 या 180 हो जाए, थीटा 0 या 180 कब हो सकता है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल इस वायर के रास्ते में आ जाए, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, कि वायर यहाँ पे आ जाए या वहाँ पे आ जाए, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 या 180, साइन 0 साइन 180 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0, और मैक्सिमम जो फील्ड है वो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितना हो जाए, 90, कितना हो जाए 90 साइन 91, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब बच्चों, जब साइन थीटा यानी कि थीटा 90 तो साइन थीटा 1 साइन 91 और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम थीटा 0 और 180, तो साइन 0 साइन 180 0, मैग्नेटिक फील्ड 0। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला, और सीजीएस में वेबर, जैसे टेस्ला याद रखिए। 1 टेस्ला 10 की पावर 4 कोस होती है। सीजीएस में क्या होती है, कोस, सीजीएस में क्या होती है, सॉरी वेबर नहीं, कोस। सीजीएस में क्या होती है, गोस, यानी कि 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गोस होता है। जैसे फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट क्या है, 1 न्यूटन एमकेएस में, ऐसे सिस्टम। और सीजीएस में क्या देती है, टाइम, यानी कि 1 न्यूटन 10 की पावर 5 टाइम, 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गोस। आई थिंक बच्चों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलें रफ कर दें इसको एक बार। अब बच्चों इसकी क्या करते हैं, एक बार एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायर्स चार्ज लॉ। पहली एप्लीकेशन क्या है, पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट, हाँ ठीक है।
मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। आप यहाँ पे इनफाइनाइट ले लीजिए, इनफाइनाइट ठीक रहेगा क्योंकि लास्ट में इनफाइनाइट के लिए निकालेंगे, लास्ट में हम इनफाइनाइट के लिए देखेंगे। ठीक है बच्चों, हमको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बता दी है। हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, हमने सबसे पहले इसको फाइनाइट ले लिया, एक वायर है जैसे ये फाइनाइट है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी और कुछ ना कुछ फाइनाइट ही लेंथ होगी, इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट लेंथ ही होगी। ओके, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है बच्चों, इस कनेक्ट को एक r डिस्टेंस दूर, एक d डिस्टेंस दूर, इसको d डिस्टेंस है यहां से, ये पॉइंट भी, इस वायर से d डिस्टेंस दूर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है किसी p पॉइंट पे d डिस्टेंस दूर। ओके, ये एंगल 90, ये एंगल 90, हमने क्या किया, इसको सिमुलेट किया, इसको सिमुलेट किया। क्लियर फ्रेंड, जैसे हमने पिछली बार क्या किया था, एक वायर था हमारे पास, उस छोटे छोटे टुकड़े किए थे, तो ऐसे ही इसका क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेंगे हम, आइडिया, एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया P पॉइंट पे, इसकी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देंगे, ये एंगल थीटा, ये एंगल फाई, ये फाई 1, ये फाई 2। देखिए भैया ध्यान से समझ लीजिए, ये एंगल थीटा, ओके, ये पॉइंट ए बी, ये हम जो निकाल रहे हैं पहले फाइनाइट वायर की जैसे, एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है उसको जैसे निकालेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, इनफाइनाइट के लिए भी देख लेंगे उसी फॉर्मूले में। कैसे देखिए, हमने क्या कर दिया, इस वाले छोटे टुकड़े के एक स्मॉल टुकड़ा ले लिया dl लेंथ का, उसमें से करंट आई, इसमें से क्या क्या कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, आई। ओके, हम क्या किया, P पॉइंट पे इसको मीट किया, एंगल कितना बना है यहाँ पे, थीटा, थीटा एंगल, एंड ये कितना है, फाई, हमने एक्सपोज कर लिया, देखो ये वाले फाई, और जो ये लाइन इस लाइन के साथ बना रही है फाई 1, और ये वाली लाइन जिसके साथ बना रही है फाई 2, ये वाला जो कॉर्नर है इसके साथ बना रही है फाई 2, इस पॉइंट के साथ फाई 2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, जो कि d डिस्टेंस दूर है P पॉइंट। ओके, देखिए ये पॉइंट हो गया O से यहां तक की जो लेंथ है, O से जो करंट एलिमेंट है उसकी जो लेंथ है वो है L, ये हो गया डिस्टेंस R। करंट एलिमेंट से जो स्मॉल करंट एलिमेंट लिया हमने, जो P पॉइंट दूर है वो R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई। ओके, तो फॉर्मूला लिखते हैं बाय बायर्स लॉ, बाय बायर्स लॉ के हिसाब से। ओके, dv is equal to mu naught I dl sin theta divided by 4 pi r का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला देखा है, ये हमने फॉर्मूला देखा है। ओके बच्चों, ठीक हुआ इतना। ओके, अब हमें क्या चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड, हमें तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ओके, अब जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल आएगा बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड, पूरा मैग्नेटिक फील्ड भी इंटीग्रेशन करने के बाद। लेकिन एक चीज नोट करो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आगे खड़ी होगी, एक छोटी सी प्रॉब्लम आगे क्या आगे, हम इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते, हम यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। कैसे, यहाँ पे जो थीटा है वो वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा, थीटा बदलेगा, इसको थोड़ा और ऊपर करो, थोड़ा नीचे कर दो, इसको थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा नीचे करो, देखोगे आप थीटा चेंज कर रहा है। ओके चलो, थीटा चेंज कर रहा है, डीएल है स्मॉल करंट एलिमेंट है, ये भी तो चेंज कर रहा है, ये भी तो चेंज करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप उसको ऊपर नीचे करोगे तो आर भी तो चेंज करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, तीन वेरिएबल हो गए, आर भी डिस्टेंस, जैसे आप इसको ऊपर करोगे आर चेंज हो जाएगा, थोड़ा नीचे करोगे आर चेंज हो जाएगा। ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं, हल्के थोड़ा छोटा थोड़ा सा बड़ा, यानी कि डीएल भी चेंज है, आर भी चेंज है, और क्या थीटा भी तो चेंज हो रहा है, यानी कि तीन वेरिएबल। इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, देखिए हायर लेवल के अंदर इंटीग्रेशन इस पूरी क्वांटिटी का हो सकता है जो आपके सामने हायर लेवल के अंदर, लेकिन 12th लेवल तक हमको क्या सिखाया जाता है, इंटीग्रेशन जब कर रहे हो तो सारा का सारा जो भी क्वांटिटी हो वो एक में कन्वर्ट हो, एक में ही होनी चाहिए, यानी कि या तो सारा हम लेंथ में कन्वर्ट कर दें, सबको इस थीटा को लेंथ में कन्वर्ट कर दें, आर को भी लेंथ में कर दें, या फिर एल को थीटा में, या तो सबको एंगल में कर दें।
मतलब कुल मिला के एक क्वांटिटी वेरिएबल होनी चाहिए, कुल मिला के एक क्वांटिटी वेरिएबल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इस सब को एक वेरिएबल में लेके आने वाले हैं। कैसे लेके आएंगे, देखिए सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर इस ट्रायंगल में tan थीटा निकालो, क्या निकालो, tan थीटा, tan फाई। अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर tan फाई निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना l एंड बेस कितना है d, l/d। ओके, तो l कितना आ गया, d tan फाई। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फाई, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, कैसे करेंगे, L का dl, L का डिफरेंशिएशन dl, d का d, क्योंकि d कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, जो हमारी d है, d डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, ये कांस्टेंट है। टेंजेंट का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर फाई और फाई का d फाई। आई थिंक आपको बच्चों यहां तक समझ में आ गया। L का dl, d कांस्टेंट, tan का सेकंड स्क्वायर फाई का d फाई। ओके, तो dl की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, d सेकंड स्क्वायर फाई d फाई, यहां पे लिख देते हैं dl की वैल्यू, d सेकंड स्क्वायर फाई d फाई। dl की वैल्यू तो हमारे पास आ गई इन टर्म्स ऑफ फाई, dl की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फाई हमने निकाल ली। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। ओके, ये पॉइंट बी है। चलिए बच्चों आगे, इसको फिर बी मत लीजिए, इसको आप ऐसे ले लीजिए सी, क्योंकि बी तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, तो बी पॉइंट हम नहीं ले सकते। ओके, ठीक हो गया, यानी कि डीएल को हमने चेंज कर लिया इन टर्म ऑफ फाई, क्योंकि फाई हमारा नोन है, फाई हमको पता होगा, गिवन होगा। ओके, अब इस ट्रायंगल में फिर से देखिए, थीटा प्लस फाई प्लस 90, थीटा प्लस फाई प्लस 90 कितना हो गया, 180, कितना हो गया 180, यानी कि थीटा प्लस फाई कितना हो गया 90, यानी कि थीटा कितना आ गया 90 माइनस फाई, कितना आ गया 90 माइनस फाई, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 माइनस फाई, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, कितना हो गया बच्चों, साइन 90 माइनस फाई कोस फाई, यानी कि साइन थीटा किसमें कन्वर्ट हो गया, फाई में, कोस फाई में, यानी कि थीटा फाई में कन्वर्ट हो गया, डीएल भी फाई में कन्वर्ट हो गया, डीएल की वैल्यू इन टर्म ऑफ फाई आ गई, एंड साइन थीटा यानी थीटा की जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ फाई आ चुकी है, फाई भी चेंज नहीं होगा। ओके, हम उसको रफ कर देते हैं, यानी कि हमारे पास एक वैल्यू और आ गई है थीटा 90 माइनस फाई। ओके, अब फिर से इसे ट्रायंगल में आइए, यहाँ पे क्या निकालिए, सेकेंड फाई, क्या निकालिए, सेकेंड फाई निकालेंगे तो एक चीज नोट करिए यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि d बाय r, सॉरी r बाय d, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि r बाय d, यानी कितना आ गया, r इज इक्वल टू d सेकेंड फाई, यानी कि जो वेरिएबल r था, dl कन्वर्ट r थीटा भी कन्वर्ट फाई में, ऐसे ही देखिए r इन टर्म ऑफ फाई कन्वर्ट, d क्या कांस्टेंट, d पहले कांस्टेंट है, वो तो पहले गिवन है, और r भी चेंज होगा फाई के अंदर, यानी कि r की वैल्यू किस में आ गई, d सेकेंड फाई, यानी कि तीन वेरिएबल थे हमारे पास, dl थीटा और r, dl थीटा और r, ये किस में कन्वर्ट हो गए, फाई में, और फाई क्या है, गिवन, ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब फाई चेंज नहीं होता एक प्रकार से। अब चलें आगे, देखिए सॉरी मैं एक चीज मिस्टेक बोल गया, फाई क्या है, वो भी वेरिएबल है, मैं हर बार इसको कांस्टेंट बोल गया, सॉरी, फाई क्या बच्चों, वो भी तो वेरिएबल है, फाई क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि ये तो हर बार चेंज होगा, लेकिन हमने क्या किया है, जो मैं शुरू में बोल रहा था, बस थोड़ा सा दिमाग से उतर गया मेरे, उसके लिए सॉरी, डीएल एक वेरिएबल में, यानी कि फाई में कन्वर्ट, थीटा भी फाई में कन्वर्ट, क्योंकि एंड आर भी फाई में कन्वर्ट, यानी कि तीनों जो तीन वेरिएबल थे वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए, जो कि फाई है, वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए,
मैं बीच में इसको कांस्टेंट बोल गया फाई को, उसके लिए सॉरी। ओके बच्चों, म्यू नॉट आई डी आई, डी एल के रिपोर्ट कर दो, डी सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई एंड साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पुट कर दी, एंड 4 पाई आर की वैल्यू डी सेकेंड फाई का होल स्क्वायर, डी सेकेंड फाई का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बी बी म्यू नॉट आई अब डी सेकेंड स्क्वायर फाई, सेकेंड स्क्वायर फाई साइन 90 माइनस फाई कोस फाई डी फाई, डी फाई 4 पाई डी का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर फाई। हर चीज फाई में कन्वर्ट होगी, फाई से फाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल। आई थिंक बच्चों आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ओके, अब b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, ये क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट कहाँ लिखा जाता है इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर क्या बच गया कोस फाई डी फाई, फाई 1 से फाई 2। लिमिट देखिए, वेरिएबल किसमें है फाई में, वेरिएबल किसमें है फाई में, तो लिमिट देखिए फाई तो इनकी, और कहां से कहां तक फाई 2 से फाई 1, सॉरी नीचे कौन सा है फाई 2, ऊपर कौन सा है 1, ऊपर है फाई 1, नीचे है फाई 2, तो फाई 2 से फाई 1, नीचे वाला एंगल नेगेटिव और ऊपर वाला पॉजिटिव, तो नीचे एंगल होगा बच्चों नेगेटिव, ये आपको पता होगा, और ऊपर वाला पॉजिटिव, माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1, माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1। क्लियर पॉइंट बच्चों? ओके, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, कोस का इंटीग्रेशन sin फाई माइनस फाई 2 से प्लस फाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, म्यू नॉट आई 4 पाई डी sin फाई 1 माइनस sin फाई 2 माइनस का। देखिए ध्यान से, फाई की जगह अपर लिमिट माइनस, साइन की जगह फाई की जगह लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा क्या निकलेगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ये है फाइनाइट के लिए, ये किसके लिए आंसर है फाइनाइट के लिए, फाइनाइट एक फाइनाइट वायर के लिए। क्लियर पॉइंट बच्चों, एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से, ध्यान से इसको देख लीजिए। आज तो वीडियो का टाइम भी हो चुका है, आज टॉपिक दूसरा नहीं हो पाएगा, इतना ही करा पाएंगे। क्लियर पॉइंट बच्चों, अब हमें किसके लिए निकालना है इनफाइनाइट, ये तो फाइनाइट के लिए आ गया, इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए फाई 1 कितना हो जाएगा 90 एंड फाई 2 कितना हो जाएगा 90। अब ऐसा क्यों, एक वायर है, अब मैं इसको ना देखना चाहता हूँ ऊपर तक, इनफाइनाइट, इसको मैं ऊपर तक देखता 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 जाऊंगा तो मेरी गर्दन बिल्कुल ऊपर हो जाएगी, एंगल 90 डिग्री हो, कितना होगा 90। और मैं इसको नीचे देखना चाहता हूँ, नीचे देखता देखता बिल्कुल नीचे तक देखूंगा, लेकिन इसका सिरा खत्म नहीं होगा, मतलब एंगल 90। जहां पे फाई 1 90 और फाई 2 भी 90 हो जाए, दोनों 90 हो जाए, समझ लो इनफाइनाइट वायर है। कितनी होगी इनफाइनाइट वायर, तो sin 91 sin 91, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो बच्चों इसको रफ करके यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, तो 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, ये आपको क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर, इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर। बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।